Okay, today I will discuss about the फर्मेट्स प्रिंसिपल, फर्मेट का सिद्धांत। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट पेपर ऑप्टिक्स की यूनिट फर्स्ट है। इसमें हम आज सिर्फ दो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, फर्मेट्स प्रिंसिपल में एक हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, मतलब समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, और सेकंड पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये वैसे 12th में आपने पढ़ी रखा होगा, लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर में आपको कुछ एडवांस दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम एक तो परावर्तन और अपवर्तन, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। इस प्रकार से प्लेन होता है। ठीक है, ये प्लेन है, इस पर लाइट इंसिडेंट होती है और ये इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, आपतित होने के बाद परावर्तित हो रही है, मतलब ये वाली लाइन जो है इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर इंसिडेंट दिस लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो जो इंसिडेंट लाइन है वो इससे एंगल आई बना रही है। ठीक है, और इससे रिफ्लेक्टेड लाइट आर एंगल बना रही है। ठीक है, आपने 12th में पढ़ा होगा, 12th या 11th में पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो इंसिडेंट लाइट है और रिफ्लेक्ट लाइट है, ठीक है, और एक अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दीज आर इन ए सेम प्लेन, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट एंड इंसिडेंट लाइट एंड परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। देखो ये सेम प्लेन है, इस प्रकार से प्लेन है सेम, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है, आपने पढ़ लिया। अच्छा, ये बताइए, इसमें लाइट इस प्रकार से आ रही है, इस प्रकार से जा रही है, तो लाइट ऐसे ही इंसिडेंट क्यों हो रही है? लाइट इस प्रकार से इंसिडेंट क्यों नहीं हो रही? इस प्रकार से इंसिडेंट क्यों नहीं हो रही? ऐसे क्यों नहीं आपतित हो रही है? हम लाइट को ऐसे क्यों ले रहे हैं? पहले क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, देखो इसको देखने के लिए आप एक काम करना, रात को नहीं, या फिर आप देख सकते हैं अपना फेस देख सकते हैं मिरर में। आप अपना फेस देखना मिरर में। ठीक है, आप इधर खड़े हो, आप एक इधर खड़े हो और आपका कोई फ्रेंड इधर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपके फ्रेंड से जो लाइट आएगी, मतलब लाइट कहीं से आ रही है उसके पास, तो उससे भी रिफ्लेक्ट होकर लाइट इधर जा रही है, तो इस प्लेन से रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आएगी। ठीक है, मतलब आपका ये जो दोस्त है आपको यहाँ से दिखेगा। अगर आप थोड़ा सा यहाँ भी आ गए ना, अगर आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, तो ये आपका दोस्त नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसको देखने के लिए आपके फ्रेंड को भी थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना? ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, इसमें आपके फ्रेंड को देखने के लिए आपको यहीं पर रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इधर भी आए तो ये नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये जो आई एंगल है और यहाँ पे क्या है, आर एंगल है। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। ठीक है, तभी ये दोनों आप एक दूसरे को देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे एक दूसरे को। एक दूसरे को देखने के लिए इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड होने के बाद जो लाइट आर है, ठीक है, वो दोनों सेम होना चाहिए, या बोले कि आर इक्वल टू आई होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आर ले लिया है। चलो इसको थोड़ा सा ये हम आई लेते हैं, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है तो ये आई मान लेते हैं हम कि ये आई एंगल है और ये क्या है, आर एंगल है। ठीक है, तो ये वाला आई इस आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी आप देख पाओगे।
और अगर ऐसे नहीं देख पाओ तो एक काम करना, मिरर पर नाइट में एक टॉर्च रहती है ना, टॉर्चेस पे लाइट डालना, इस मिरर पर लाइट डालोगे, ठीक है। आप जब इस पर लाइट डालोगे ना तो आपको लाइट का जो फोकस दिखेगा ना वो इधर दिखेगा, यहाँ पर फोकस होगी लाइट। ऐसा नहीं कि लाइट इधर ही डाली तो वापस से इधर ही आ जाएगी, ठीक है। अगर आप मिरर के सामने से देखोगे ना, ऐसे ऊपर से, इसके ऊपर से, ठीक है, इसके ऊपर अगर डालोगे ऐसे सामने से अगर टॉर्च से आप लाइट डालोगे, अगर ऐसे सामने से आप टॉर्च डालोगे तो लाइट ऐसे जा रही थी ना तो वापस से ऐसे ही आएगी। इसका मतलब क्या है कि I इक्वल टू R होता है। आपने लाइट इधर से I डाला और ये क्या है R, ये दोनों सेम होंगे। इसी को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है? फॉर रिफ्लेक्शन साइन I इक्वल टू साइन R, ये आपने पढ़े होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट फार्मूला अगर हम देखें ना स्नेल्स लॉ का, तो स्नेल्स लॉ का जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो ये होता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ये क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और ये भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ये मीडियम फर्स्ट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, मीडियम सेकंड में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ये वाला सेकंड में और ये वाला फर्स्ट में है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, वैसे रिलेशन बताता क्या हमको, ये रिलेशन क्या बताता है स्नेल्स लॉ, देखो यहाँ पता चलेगा अभी। इस प्रकार से लाइट आई, ये क्या है एयर मीडियम है, ये मीडियम कौन सा है ऊपर वाला, एयर है। इस प्लेन के ऊपर वाला, ये जो प्लेन दिख रहा है ना इसके ऊपर वाला ये वाला, यहाँ पे एयर है, इसका मीडियम क्या है μ1, ठीक है। तो क्या हुआ कि लाइट आई, लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट हुई ना तो पहले लाइट किस मीडियम में इंसिडेंट हो रही थी, लाइट जो है वो म्यू, यहाँ पे क्या है एयर, ठीक है, एयर, लाइट एयर में इंसिडेंट हो रही थी और रिफ्लेक्शन होने के बाद भी किस मीडियम हो रही है, एयर में हो रही है, मतलब इसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड हो रही है लाइट, ठीक है। तो इससे स्नेल्स लॉ क्या बनेगा अपना, यहाँ पे अपन एंगल बना लेते हैं, ये एंगल I हो जाएगा और ये एंगल R हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए स्नेल्स लॉ क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ2 का है, क्योंकि μ2 लाइट देखो इंसिडेंट भी उसी में है और रिफ्लेक्टेड भी उसी मीडियम में हो रही है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा μ1 इक्वल टू μ2, ठीक है। तो μ1 अपन में ये μ1 इक्वल टू μ2 है, तो इसको अपन μ1 मान लेते हैं, ये कट गया तो इक्वल टू क्या गया 1। इसका मतलब क्या है कि साइन I इक्वल टू साइन, ठीक है। ये क्या होता है स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक, ये हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं I इक्वल टू R, लेकिन यहाँ तो साइन है। अब क्या होगा, अब आप सोच रहे हो कि साइन से साइन काट दो, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि साइन से साइन काट दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। देखो साइन की एक सीरीज होती है ना, साइन x की एक सीरीज होती है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 फैक्टोरियल 5, इस प्रकार से सीरीज होती है एक, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन I इक्वल टू साइन R, देखो इसकी सीरीज ओपन कर लेते हैं, तो हो जाएगा I माइनस आई क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस I की पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस डैश इक्वल टू R माइनस R क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस R की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डैश, इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो I और R, देखो इसको तो ऐसे रहने दो, I इक्वल टू R तो रहने दो अब, ठीक है।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो आई एंगल है ना, यहाँ पर जो एंगल है, ये जो आई एंगल है और जो आर है, ये बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, जब स्मॉल होते हैं तो अगर इसका मैं क्यूब कर दूंगा, यहाँ पे देखो क्यूब है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल में आर क्यूब R5, तो इनको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर एंगल स्मॉल है तो अगर इसका स्क्वायर क्यूब करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस टर्म को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इन हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, I इक्वल टू आर। ठीक है, दिस इज फॉर रिफ्लेक्शन और वी कैन से दैट दिस इज रिफ्लेक्शन लॉ। ओके, अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में मीडियम चेंज होता है अपना। ठीक है, देखो ये बाउंड्री, यहाँ पर नीचे क्या वो है, यहाँ पे क्या नीचे, इस बाउंड्री के नीचे वाटर है, तो वाटर का मीडियम क्या है μ2 और यहाँ पे एयर है, एयर का मीडियम क्या है μ1 है। ठीक है, तो ये एक बाउंड्री है एयर और वाटर को सेपरेट कर रही है। ठीक, तो जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी ये वाली, इस अब हमें एक प्लेन लेना पड़ा जिससे हम एंगल बता सकें, तो एक प्लेन ले लिया हमने, सॉरी एक लाइन ले ली, इससे हम एंगल बता देते हैं कि इससे एंगल मतलब परपेंडिकुलर से एंगल आई बना रही है। अगर लाइट परपेंडिकुलर इस इंसिडेंट हो रही थी तो एंगल 0 था, लेकिन अब ये कुछ एंगल आई बना के इंसिडेंट हो रही है। ठीक, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर नीचे तक कर देते हैं, तो जब लाइट रिफ्लेक्टेड होगी तो ये कुछ बेंड हो जाएगी, इस प्रकार से बेंड हो जाएगी। ये क्या है, इंसिडेंट, और ये एंगल कितना है आर। ठीक है, ये एंगल आर हो गया। देखो मीडियम दोनों अलग अलग है। अब इसमें स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे आप, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ठीक है, तो अब देखो इसमें आपको रिफ्लेक्टेड इंडेक्स मैंने बता ही दिया था क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर है, यहाँ पर क्या है, एयर है। ठीक, यहाँ पर एयर है और यहाँ पर वाटर है। ठीक, इसके लिए रिफ्लेक्शन लॉ कैसे निकालें, देखो इसको μ2 अपॉन μ1 में कर सकते हैं हम c/v2 और अपन इसको कर सकते हैं c/v1। तो c से c कट जाएगा, तो साइन अपन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर अपन साइन आर इक्वल टू बन जाएगा v1/v2। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे, देखो वेलोसिटी इस मीडियम में जब लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, इस मीडियम में वेलोसिटी v1 और एंगल आई के बीच रिलेशन बताता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, समझ गए बात को। ये देखो ऊपर ये इनके बीच रिलेशन और ये इनके बीच रिलेशन। ठीक है, दोनों के बीच रिलेशन हो गया है। इस मीडियम में एंगल आर और इसी मीडियम में वेलोसिटी के बीच रिलेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर लाइट अगर रिफ्लेक्टेड हुई, यहाँ से लाइट अपवर्तित हुई इस मीडियम में, यहाँ पर लाइट इस मीडियम में लाइट अपवर्तित हुई, तो जब लाइट अपवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब लाइट रिफ्लेक्टेड हुई इन ए वाटर मीडियम तो लाइट कुछ बेंड हो गई। ठीक है, लाइट का बेंड होने का रीज़न क्या है, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी इस मीडियम में आकर कम हो चुकी है। ठीक है, इसीलिए बेंड हो रही है। अब एक काम कीजिए, हमारे पास एक बाल्टी है। ठीक है, हमारे पास एक बाल्टी है, उसमें एक सिक्का कॉइन डालिए आप। ठीक है, ये कॉइन जो है यहाँ पर इस प्लेन पे रखा हुआ है, अंदर बॉटम में एक कॉइन रखा हुआ है। जब आप उसको बाहर से देखोगे तो वो कुछ ऊपर दिखेगा। ठीक है, वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखेगा। उसका रीज़न ये है कि जब लाइट वाटर के अंदर जा रही है ना, तो लाइट की वेलोसिटी कुछ कम हो जा रही है लाइट की वेलोसिटी, इसलिए आपको कुछ उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ हमें डिफरेंट दिखाई देती है ना। देखो होगा क्या, लाइट बाहर से आई, इस पर इंसिडेंट हुई, इससे रिफ्लेक्टेड होकर इस प्रकार से गई। अब यहाँ तक वाटर है, जब लाइट बाहर आई इससे तो इस प्रकार से हो गई, तो इसलिए हमें कुछ इस पर डिफरेंस दिखता है। ठीक है, ये कॉइन हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है। ठीक है, ये है इसका रीज़न। और आपने देखा होगा अगर कोई
कोई रोड वगैरह अगर हम वाटर में डालते हैं, कोई भी रोड हो गई, ठीक है, या फिर कोई फाइनाइट लेंथ ले लीजिए, उसको अगर वाटर में डालोगे तो वो अगर हम उसे वाटर में अंदर देखेंगे तो कुछ बेंड दिखाई देती है। तो उसका रीज़न ये है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि वाटर के अंदर लाइट के जाने के बाद वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अपने स्नेल्स लॉ क्या हुआ है, साइन अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक। तो ये है स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्लेक्शन। और स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्लेक्शन क्या था, ये रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दो लॉ है। अब हम आ जाते हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल पे, ठीक। फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या होता है, फर्मेट्स प्रिंसिपल फर्मेट्स प्रिंसिपल, फर्मेट का सिद्धांत, ठीक है। फर्मेट्स, अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स क्या होता है, जब जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर एक लाइट जा रही है, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर एक लाइट इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर लाइट जा रही है तो उसके डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि यही पाथ जाएगी लाइट, एक पाथ तो लाइट का ये भी हो सकता है, एक लाइट का पाथ इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है, एक लाइट का पाथ इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक। तो लाइट के पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। तो अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल लाइट हमेशा उसी पाथ में ट्रेवल करती है जिसमें टाइम बहुत कम लगता हो, ठीक है। उसी पाथ को फॉलो करती है लाइट जिसमें पॉइंट ए टू बी जाने में टाइम सबसे कम लगता हो, उसी पाथ को लाइट फॉलो करेगी। तो देखो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, इसमें से सबसे लीस्ट पाथ कौन सा है ये बताइए। एक हो गया ए, बी, एक सी और डी। हमारे पास चार पाथ है ए बी सी डी। इसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है हमारे पास बी। बी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब लाइट इस प्रकार से जाएगी ए टू बी, ठीक है। इसी पाथ को फॉलो करेगी लाइट ए टू बी जाने में, शॉर्टेस्ट पाथ को। तो यही फर्मेट्स का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक मैथमेटिकल एक फार्मूला होता है इसका, ठीक है, जिसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, dt बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है। और इसमें टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है ए टू बी जाने में। तो अब dt बाई डी एक्स मतलब डिस्टेंस के साथ जो टाइम में चेंज हो रहा है, इस डिस्टेंस के साथ जो टाइम में चेंज हो रहा है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब कि सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। 0 ही सबसे कम होगा ना, ठीक है। तो डिस्टेंस के साथ अगर लाइट ट्रेवल कर रही है इस डिस्टेंस में x में, क्योंकि x चेंज हो रही है तो टाइम भी चेंज होगा ना, तो हमें ऐसा सबसे लिस्ट टाइम चाहिए जिसमें कि समय बहुत कम लगे। तो ये 0 कब होगा, जब t इक्वल टू डी टी इक्वल टू 0 होगा, है ना। dt बाई डी एक्स 0 कब होगा, जब dt 0 होगा, तब dt बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन, अब इसको अपन ग्राफ से समझते हैं, इसमें थोड़ा ग्राफिकल यूज होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आपने इस प्रकार से ग्राफ पढ़ा है, ये हम मान लेते हैं टाइम है और ये है डिस्टेंस है, ठीक है। अगर टाइम और डिस्टेंस में ग्राफ प्लॉट करूँ तो इस प्रकार से मेरे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है। एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा है, ठीक है। अब आपने एक स्लोप नाम की चीज़ पढ़ी है, एक स्लोप होता है मैथमेटिक्स में, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, ठीक है।
तो इसकी प्रवणता क्या होगी, इसकी प्रवणता होगी वेलोसिटी। क्या होगी प्रवणता, वेलोसिटी, और इसको अपन डिनोट करेंगे डी टी बाई डी एक्स। अभी अपन वेलोसिटी को भूल जाते हैं, ये डी टी बाई डी एक्स वेलोसिटी, डी टी बाई डी एक्स क्या है इसकी, इसका स्लोप है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, डी टी बाई डी एक्स का मतलब जितना एक्स चेंज हो रहा है ना इधर डायरेक्शन में, उतना ही टाइम चेंज हो रहा है। देखो इस डायरेक्शन में यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2। ठीक है, तो एक्स के साथ टाइम में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर तो देखो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उसके साथ टाइम भी चेंज हो रहा है, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करना होगा जिसमें डिस्टेंस के साथ टाइम बिल्कुल भी चेंज ना हो, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए ग्राफ कैसा होगा, देखो अगर इसमें हम देखेंगे ना, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना अपन, t2 माइनस t1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अपन। तो देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, ये है यहाँ पे क्या x है और यहाँ पे क्या t है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे ग्राफ कर लेते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो हमें डी टी बाई डी एक्स क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज बताता है। तो इसको इस प्रकार लिखते हैं, देखो टी टू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे टी टू की वैल्यू 2 है और टी वन की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, और नीचे देखो, नीचे x2 की वैल्यू कितनी है 2 है और उसकी वैल्यू कितनी है x1 की 1 है। तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब डी टी बाई डी एक्स हमेशा 1 ही होगा। कहीं भी देख लीजिए आप, अगर आप 3 को भी देखेंगे ना यहाँ पे, फिर इसके और इसके बीच में अगर टी थ्री माइनस t2 इस प्रकार से, या फिर x3 माइनस x2 इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे ना, तब भी 1 ही आएगा। मतलब कि डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, इसकी प्रवणता क्या है 1। तो हमें तो डी टी बाई डी एक्स के लिए चाहिए ना, जिसमें कि सबसे शॉर्टेस्ट टाइम हो, उसके लिए ग्राफ क्या होगा, तो उसके लिए ग्राफ अपना कैसा बनेगा, ये हो गया x और ये हो गया t। तो इसके लिए अपना ग्राफ बनेगा इस प्रकार से। अब बताओ इसमें टाइम चेंज हो रहा है क्या, इसमें तो आपकी x चेंज हो रही है, लेकिन टाइम कहाँ चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है क्या, इसमें टाइम चेंज नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर t1 है, इनिशियल टाइम t1 है, अगर हम बाद में देखेंगे तो भी t1 ही रहेगा, मतलब जो t2 टाइम हम बाद में देखेंगे तो वहाँ भी हमें t1 ही मिलेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो डिस्टेंस चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे dt इक्वल टू क्या है 0 है। तो ठीक है, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये इसका है। ठीक, अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखो अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक, अब देखिए मेरे पास एक ग्राफ है x और t, इस प्रकार से ग्राफ। देखो एक्चुअली मैं अगर पढ़ाना होता तो मैं डायरेक्ट आपको डी टी बाई डी एक्स पढ़ा के मैथमेटिक्स करा सकता था, हर्मिट प्रिंसिपल अभी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे करा सकता था, लेकिन मैं कुछ डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ आपको कि डी टी बाई डी एक्स 0 क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ से इस प्रकार से जा रहा हूँ, तो x के साथ टाइम में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पर स्लोप देखिए वाला। ठीक है, यहाँ पर स्लोप देखिए, यहाँ पर क्या है डी टी इक्वल टू 0 है, देखो टाइम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन x चेंज हो रहा है। यहाँ पे x चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे x चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन टाइम तो कांस्टेंट है। फिर नीचे आइए, यहाँ पे फिर आपका क्या हो रहा है कि टाइम भी चेंज हो रहा है और डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, दोनों चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। और देखो यहाँ पर भी फिर वापस टाइम फिक्स हो गया और डिस्टेंस चेंज हो रही है, ऐसे जा रहे हैं हम तो। ठीक है, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि डी टी बाई
डी एक्स इक्वल टू 0 में एक तो हमें मैक्सिमा भी मिलेगा, इसे हम मैक्सिमा बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे मिनिमा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमा और ये हो जाएगा हमारा मिनिमा। उच्चिष्ट, इसको हिंदी में बोलेंगे उच्चिष्ट और इसको हिंदी में बोलेंगे निम्ननिष्ठ, निम्निष्ठ। ठीक है, तो दो हो रहे हैं, मतलब डी टी बाई डी एक्स पे 0 भी हो रहा है। लेकिन अब हमें फाइंड करना है कि कोई लाइट ए टू बी जा रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जा रही है, बहुत सारे पाथ हैं। ठीक है, तो हम डी टी बाई डी एक्स से, क्योंकि डी टी बाई डी एक्स में तो एक तो मैक्सिमम भी आ रहा है और एक मिनिमम भी आ रहा है, मतलब मैक्सिमम पाथ भी आ रहा है। देखो इसको मैथमेटिक्स में यहाँ पे अगर पाथ तो आपको मैक्सिमम लग नहीं रहा है ना, तो अपन मैथमेटिक्स में अगर मैक्सिमम और मिनिमम अपने को पता करना है तो सबसे पहले हमें डी टी बाई डी एक्स को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 में मैक्सिमा भी रहेगा मिनिमा भी रहेगा, लेकिन हमें कैसे पता चला है कि वो पाथ मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वर्ड यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन इसी को हम फिजिक्स में मैक्सिमम और मिनिमम के लिए यूज़ करेंगे, पाथ के लिए। ऑप्टिकल जो पाथ है उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम के लिए यूज़ करेंगे। तो आपको इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पाथ मिल रहे हैं, तो हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू अब 0 नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें तो एक तो मैक्सिमम भी आ रहा है मिनिमम भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। शॉर्टेस्ट पाथ में डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 दोनों पाथ के लिए है, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, उसके लिए हम उसका सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, अगर डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, नेगेटिव, तो आपका पाथ होगा मैक्सिमम पाथ होगा आपका। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो देखो मैक्सिमम कैसा होगा, इधर देखो, अगर मैं ऐसे इस प्रकार से ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे जा रहा हूँ, तो नेगेटिव ही क्यों हो रहा है, देखो नेगेटिव होगा। देखो यहाँ पे मैक्सिमम है, अगर कोई यहाँ पे अगर कोई सी बॉल आप रखोगे, यहाँ पे बॉल रखोगे तो वो इधर क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम है ना, यहाँ पर मैक्सिमम तभी तो बॉल इधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में बॉल तभी तो जाएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम है ना, इसलिए आपकी बॉल इधर जा रही है ना। और अगर आपकी बॉल इधर जा रही है तो ये वाला ग्राफ कौन सा होता है, ये बताइए मेरे को, इसमें ये वाला ग्राफ कौन सा होता है, अगर टी है और ये एक्स है और डी टी बाई डी एक्स में इसकी वैल्यू क्या होती है, ये नेगेटिव देता है। और अगर ऐसा ग्राफ लें हम ऐसा, तो ये हमें x और t में क्या देगा, डी टी बाई डी एक्स, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर नेगेटिव है तो पाथ कौन सा है, मैक्सिमम है, इसके लिए। ठीक है, इसके लिए। और अगर डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई है ना, ये मैंने बताया यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आ गई, तो इसको देखो आप, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब ये है कि देखो लाइट इस प्रकार से जा रहे हैं अपन, तो अपन इस प्रकार से जा रहे थे और इस प्रकार से जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे मिनिमा है, ठीक है, यहाँ पे मिनिमा है तभी तो इसका ग्राफ पॉजिटिव आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या था, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 था, यहाँ पर मैंने बताया था अभी। ठीक है, और अगर इसका मैं डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ये पॉजिटिव रहेगा ना, ग्राफ में देखो यहाँ पर ये टी और एक्स ये कितना है, पॉजिटिव है, इसके आगे बढ़ने पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये मिनिमा था तभी ये पॉजिटिव आ रहा है इधर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
फर्मेट प्रिंसिपल पढ़ेंगे आप समझ गए होंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम पाथ के लिए कंडीशंस क्या होती है। अब मैं समराइज कर देता हूँ। dt बाय dx इक्वल टू 0। दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, अब मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, इसके लिए डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है, ठीक है, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये क्या बताएगा आपको, मैक्सिमम पाथ। ठीक, और अगर डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये आपको कौन सा पाथ बताएगा, मिनिमम। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी आई थिंक। ठीक है ना, तो अब हम फर्मेट्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या है, फर्मेट्स प्रिंसिपल ये होता है डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू 0। देखो अभी मैंने सिर्फ इसको आपको क्या बोला था, ये सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मैंने बताया था आपको, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी रिसर्च हुई थी जिसमें ये भी पता चला था कि कहीं कहीं पर जो लाइट आपकी ट्रेवल करती है ना एक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो कभी कभी वो लॉन्गेस्ट पाथ को भी फॉलो करती है, लॉन्गेस्ट पाथ में भी ट्रेवल करती है कभी कभी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो वो कब पड़ेगी, वो हम इसके बाद वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये एक तो मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों पाथ के लिए एप्लीकेबल है ये वाला फार्मूला। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल लाइट कभी मैक्सिमम पाथ को भी फॉलो कर सकती है और कभी मिनिमम पाथ को फॉलो कर सकती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीमम पाथ। एक्सट्रीमम में क्या होता है, दोनों आ जाते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम पाथ, दोनों पाथ आ जाते हैं इसमें। एक्सट्रीमम पाथ को बोलते हैं चरम, इसको बोलते हैं हम चरम, जिसमें सबसे छोटा पाथ भी आ सकता है और सबसे बड़ा पाथ, दोनों पाथ आ सकते हैं इसमें एक्सट्रीमम पाथ में। ठीक है, तो यही फर्मेट्स का प्रिंसिपल होता है कि लाइट दोनों पाथ में ट्रेवल कर सकती है, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो अभी हम जो दो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें लाइट लीस्ट पाथ को ही, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ को ही फॉलो करती है, लीस्ट पाथ मतलब शॉर्टेस्ट पाथ में ही ट्रेवल करती है। कौन से में, लाइट एक तो जब रिफ्लेक्टेड होती है तब शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल करती है, और एक रिफ्रैक्टेड होती है जब भी लाइट शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल करती है। और मैंने आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पर देखो ऊपर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स, देखो फर्मेट्स प्रिंसिपल में दोनों आ रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस, ठीक, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस, ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में हमें स्नेल्स लॉ फाइंड करना है, किसका यूज़ करके, फर्मेट्स प्रिंसिपल का यूज़ करके हमें स्नेल्स लॉ जो रिफ्लेक्शन के लिए होता है ना वो, और एक रिफ्लेक्शन के लिए जो मैंने बताया था अभी ये वाले, रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा था, रिफ्लेक्शन के लिए तो ये था अपना साइन आई इक्वल टू साइन आर, मतलब आई इक्वल टू आर, ये था। ठीक है, तो ये हमें फर्मेट्स प्रिंसिपल का यूज़ करके फाइंड आउट करना है फॉर फर्स्ट। और रिफ्लेक्शन में साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये हमें फाइंड करना है फर्मेट्स प्रिंसिपल का यूज़ करके। आज ये दोनों ही टॉपिक पढ़ेंगे अपन अभी। ठीक है, मेन पिक्चर अब स्टार्ट होगी।
और फॉर्मेट्स का प्रिंसिपल का फार्मूला क्या है, dt बाई dx इक्वल टू सी। इसका यूज़ करके हमें फॉर्मेट्स प्रिंसिपल का यूज़ करके ये दोनों फॉर्मूले डिराइव करना है। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। आता तो हम समझते हैं इनको, ठीक। फर्स्ट वाला समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि लाइट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, लाइट हमेशा कभी भी मतलब लाइट जब ट्रेवल करेगी तो उसमें जो टाइम लगेगा ना, जो टाइम लगेगा वो एक लीस्ट भी हो सकता है या फिर लॉन्गेस्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम पाथ बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम बोले कि एक्सट्रीमम टाइम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ये हम किससे करेंगे, इस फार्मूले से डिराइव करेंगे, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्शन है ना, देखो लाइट इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्टेड हो रही है, ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्टेड हुई, और एंगल कितना है दोनों के बीच में, इसका एंगल कितना है आई और इसका एंगल कितना है आर, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि dt बाई डी एक्स निकालने के लिए, ठीक है, हमें इससे सोल्व करना है dt बाई डी एक्स से शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, ठीक है। वो पाथ कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट होगा या शॉर्टेस्ट होगा, ये कंडीशन है। तो इससे स्नेल्स लॉ निकालना आपने को, ठीक है। तो इस फार्मूले में क्या है, टाइम है, यहाँ पे देखो ये टाइम, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें टाइम निकालना होगा, ठीक है। अब टाइम अगर निकालना है आपको, क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं ना, टाइम में तो हमें मेन चीज़ फाइंड करना है कि टाइम लिस्ट होगा या फिर लॉन्गेस्ट होगा, ठीक। तो टाइम निकालने के लिए भी हमें डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी को क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को इधर ले आया मैं और डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों तो मेन फैक्टर है इसमें, डिस्टेंस और टाइम दोनों ही मेन फैक्टर है इसमें, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए पहले क्यों ना हम डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। तो लाइट इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है, ठीक, और यहाँ पर हम मान लेते हैं ओ। देखो वैसे देखा जाए लाइट अगर यहाँ से ए से बी पे जा रही है तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो ये होगा ना, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो ये वाला होगा। तो लाइट इसको क्यों नहीं ट्रेवल कर रही है, मैंने बोला है रिफ्लेक्शन में, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, क्योंकि लाइट तो जाने में तो दूसरा पाथ इसी में होगा, बहुत सारे पाथ होंगे ना जाने के लिए, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ इस समय पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डिराइव करते हैं, ठीक है, इसमें स्लो डिराइव करते हैं। ये एंगल कितना होगा, ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, और इस पूरी डिस्टेंस को हम मान लेते हैं c, यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेते हैं हम mn, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं c। देखो ये इंसिडेंट लाइट है, तो जो इंसिडेंट पार्ट है ना उसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम डिस्टेंस कितनी है, ये x से है यहाँ तक o तक की, ठीक है। अगर ये x से c में से, तो ये वाली कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, c माइनस एक्स, c में से x को हटा दो तो ये इतनी डिस्टेंस बचेगी ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस c है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम s1, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं यहाँ से
ए टू ओ, ठीक है, और ओ टू बी, ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं हम S2 है। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, तो देखो हमें टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, S1 फाइंड करेंगे पहले तो, मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए टू बी जा रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, S1 प्लस S2, तो डिस्टेंस है, इसका मतलब हमें S1 प्लस S2 दोनों फाइंड करना है, तो दोनों फाइंड कर लेते हैं। देखो पाइथागोरस में लगा दो, फ्रॉम ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल AMO, फ्रॉम ट्रायंगल AOM, ठीक है, ऐसे पाइथागोरस में लगा दो तो हमें क्या मिल जाएगा, S1 मिल जाएगा, ये S1 लगा दो तो कितना जाएगा, सॉरी, ठीक है, तो S1 इक्वल टू पाइथागोरस में लगाओ, पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग ए स्क्वायर और आधार का वर्ग एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो S1 कितना जाएगा, हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया S1, ठीक है, S1 आएगा। अब S2 फाइंड कर लेते हैं ना ऐसे हम, क्योंकि A टू B हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, उसके बाद तो हम टाइम निकाल सकेंगे, ए से बी तक अगर लाइट गई तो कितना टाइम लगा उसमें, उसके लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी ना पहले, क्योंकि डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, ठीक। अब S2 निकाल लेते हैं, S2 निकाल लो यहाँ पे, नहीं पाइथागोरस में लगा दो, मतलब S2 का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी पहले एक काम करते हैं अपन, फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल OBN, इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, S2 का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब C माइनस एक्स का स्क्वायर, S2 इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस C माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों डिस्टेंस हम यहाँ पे पुट कर देते हैं डिस्टेंस में, है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू S1 प्लस S2, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस S2 कितनी, ये तो S1 की वैल्यू पुट कर दी, अब इसकी कितनी है S2 की, बी स्क्वायर प्लस C माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब टाइम कितना हो गया, टाइम इक्वल टू हो गया हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस C माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी। अब अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या होता है, फॉर एक्सट्रीमम पाथ नॉट फॉर लिस्ट पाथ, फॉर एक्सट्रीमम पाथ कितना होगा, dt बाई dx इक्वल टू 0। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम, कितना आएगा, कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो 1/v तो बाहर आ जाएगा, बाकी इसकी ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस C माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया, और इक्वल टू 0, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में हम बस फर्मेट्स प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं, dt बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसमें हम कोई शॉर्टेस्ट पाथ अभी फाइंड नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ स्नेल्स लॉ फाइंड करना है, इस एक्सट्रीमम पाथ का यूज़ करके। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसमें शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे हैं तो हम वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है ऐसा कि आप शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के बताओ, हमें सिर्फ इतना वो लगाया है कि रिफ्लेक्शन लॉ और रिफ्लेक्शन लॉ के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, इसका यूज़। इसमें मैंने इतनी बड़ी कहानी सुनाई थी अभी तक आपको कि ये कैसे आया, ठीक है, ये कैसे आया, क्योंकि ये दोनों पाथ के लिए एप्लीकेबल है, और
पाथ छोटा होगा या बड़ा होगा, या टाइम उसमें कम लगेगा ज़्यादा लगेगा, ये हमें इसे फाइंड नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड एंड योर डाउट हैव बीन क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है, ये तो जीरो हो जाएगी उधर जाके। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, उधर जीरो हो जाएगी तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, थोड़ा सा है ना रुकना। सर रुकना चाहे हो बोलो। ठीक है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो कितना आएगा, इसमें हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें -1। ठीक है, ये हो जाएगा ना, और 1/2 आगे भी आएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का भी होगा तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, इसी प्रकार इसका करेंगे अंडर रूट b² प्लस c माइनस एक्स का स्क्वायर डिफरेंशिएशन, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर अंदर x भी है, c माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा 2c माइनस एक्स और 2 माइनस 1, तो इसका हो जाएगा b² प्लस c माइनस एक्स की पावर का स्क्वायर। ठीक है, की पावर 1/2 माइनस 1। अब इस माइनस एक्स का भी तो होगा, माइनस एक्स से कितना हो जाएगा -1। ठीक है, आप समझ गए हो क्या किया मैंने, डिफरेंशिएशन आपने पढ़े होगा 12th में, क्लियर हो जाएगा, आप एक बार कैलकुलेट खुद करोगे तो। ठीक है, और इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ 2 से 2 कटेगा। ठीक है, इसको लिखते हैं 1/2 -1 मतलब -1/2 मतलब x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 - 1, यहाँ पर 2 - 1 कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा आपका, और एक ये -1 है तो ये प्लस को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस c माइनस एक्स अपॉन, और ये भी कितना जाएगा यहाँ पे 1/2 मतलब -1/2, तो ये हो जाएगा अपॉन में जाएगा b² प्लस c माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अरे ये एक्चुअली ये क्या है यहाँ पे 1/2 -1 इक्वल टू हो जाएगा -1/2, तो इसको मैं नीचे ले आया हूँ है ना, नीचे ला के उसको रूट में कर दिया मैंने। ठीक है, और इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x अपॉन √a² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू c माइनस एक्स अपॉन √b² प्लस c माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। लेकिन हमें तो साइन i इक्वल टू साइन r फाइंड करना है। ठीक है, हमें तो साइन i इक्वल टू साइन r फाइंड करना है, ये क्या आ गया, तो इसको हम साइन i लिख सकते हैं और इसको हम साइन r लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, ग्राफ पे आ जाइए, इस पे आ जाइए। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है नीचे वाली, ये डिस्टेंस इसके बराबर है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर है, आप खुद ही समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें देखो साइन i इक्वल टू क्या होता है, साइन i इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, मतलब लंबाई, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर लंब कितना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लंब कितना है, लंब x है, यहाँ पे देखो ये लंब x है, तो लंब अपना कितना हुआ x, हाइपोटेन्यूस कर्ण कितना, ये वाला कर्ण है, तो कर्ण कितना हुआ आपका S1। ठीक है, और S1 की वैल्यू आपको याद है, देखो ये वाली S1 की वैल्यू आपने फाइंड की थी ना S1 की,
तो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितनी किसकी वैल्यू होगी, साइन आई, ठीक है, साइन आई की वैल्यू होगी ना। तो x अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू होगी, इधर देखो, इसकी वैल्यू होगी x अपॉन रूट, मतलब इसको हम सकते हैं साइन आई। इसको भी इस प्रकार से देख लेते हैं, इसका भी आ रहा है क्या। अब देखो इधर, ये अगर c माइनस एक्स है, ये वैल्यू c माइनस एक्स है, अगर इसकी वैल्यू और टू n, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, c माइनस एक्स। अब यहाँ भी लगा दो पाइथागोरस, सॉरी, अब साइन लगा दो, यहाँ पे भी साइन रूल लगाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा लेंथ कितनी है, यहाँ पे देखो साइन आई इक्वल टू साइन आर आएगा, ठीक है, साइन आर इक्वल टू लेंथ कितनी, यहाँ पे लेंथ कितनी, c माइनस एक्स अपॉन s2 कितना है, ये हाइपोटेन्यूस है ना, हाइपोटेन्यूस मतलब ये कितना है अभी, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं साइन आर, मतलब साइन आई इक्वल टू साइन आर, या कहें कि आई इक्वल टू, ये आता है रिफ्लेक्शन लॉ, स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्लेक्शन नहीं आता। ये हमें किससे किसके थ्रू फाइंड किया, फॉर्मेट प्रिंसिपल का यूज, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बहुत सारे बच्चों को एक डाउट होगा यहाँ पे कि सर लेंथ ये भी तो है, इसको लेंथ क्यों नहीं लिया, इसको बेस कैसे बना दिया, है ना, बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहेगा कि लेंथ सर आपने लेंथ तो ये वाली बना दी, ये वाली लेंथ, और फिर ये वाली क्या है, बेस कैसे माना। देखो हमेशा होता ये है कि आपका जो इस प्रकार से होता है ना, ये जो इस प्रकार का एंगल रहता है ना, और ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये वाला 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने होता है, ठीक है, वो हाइपोटेनस होता है कर्ण। और जब भी ये एंगल बनेगा ना, ये एंगल जो बनेगा ये हमेशा किसके बीच बनेगा, हाइपोटेनियस और बेस, ये बेस और हाइपोटेनियस के बीच, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये हाइपोटेनस और बेस के बीच बन रहा है, ठीक है। और ये लेंथ देखो, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या बना था अपन, हाइपोटेनस, ये यहाँ पे भी तो हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस। सेकंड क्या है अपना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, ठीक है, इसे हिंदी में बोलेंगे समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला था, रिफ्लेक्शन के लिए निकाला था, मतलब परावर्तन के लिए निकाला था। अब हम निकालेंगे रिफ्लेक्शन के लिए, मतलब अपवर्तन के लिए, ठीक है। तो करो फाइंड आउट, कैसे करोगे आप, कीजिए, चलो मैं कर देता हूँ। अब इसमें भी ऐसे ही आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। ये इस प्रकार से लाइट आई और इस प्रकार से कुछ बॉन्ड हो गई, ठीक है। हम एक काम करें, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। बड़ा डायग्राम बना लेते हैं अपन।
ये क्या एंगल आर है और ये कितना है, ये एंगल आई है, ठीक है। ये वाला लेंथ अपना ए मान लेते हैं और ये वाली लेंथ अपना बी मान लेते हैं। ये ए है और ये बी है और ये ओ है, ठीक है। ये एम है, ये एन है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है अपनी, ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी मानी थी अपन ने, ये वाली, सॉरी यहाँ तक m to n, मतलब m n इक्वल टू क्या था अपने c माना था, तो c m to n डिस्टेंस। और देखो अपन लिख देते हैं am कितनी है, am डिस्टेंस कितनी है, a है, और n भी कितनी है, n भी कितनी है, b। पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था तो आप लिख लेना, ठीक है। और mo, m से o तक की डिस्टेंस अगर x है तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, c माइनस एक्स, ठीक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं m o की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो o n की डिस्टेंस कितनी होगी, c माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगी। अब इसको हम मान लेते हैं s1 और इसको मान लेते हैं हम s2, ठीक है। वही करना है और कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, इक्वल टू 0 के बराबर कर दीजिए और वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, रिफ्लेक्शन लॉ फॉर, सॉरी स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ के लिए परावर्तन, सॉरी अपवर्तन के लिए स्नेल्स का नियम, ठीक। अब करते हैं, देखो हमें dt अपॉन dx इक्वल टू 0 चाहिए। इसका मतलब क्या, हमें t निकालना, t क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। इसका मतलब हमें डिस्टेंस चाहिए और डिस्टेंस कितनी है अपनी, s1 प्लस s2। तो s1 निकाल दी, s1 कितनी है, यहाँ पे देखो s1 कितनी है, s1 है हमने अपनी रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सीधा मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं सीधा। तो s2 कितना है, s2 है हमारा b स्क्वायर प्लस c माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब मैं सीधा इस फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, सॉरी धीरे कर देता हूँ, डी धीरे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। डी इक्वल टू s1 प्लस s2, तो टाइम कितना जाएगा, टाइम इक्वल टू s1 प्लस s2 अपॉन वेलोसिटी कितना जाएगा, ये रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक, और अपॉन वेलोसिटी। हाँ एक चीज ध्यान रखिए आप, इसमें एक गलती कर रहे हो आप इसमें, अरे भाई यहाँ पे वेलोसिटी भी तो अलग है, यहाँ पे मीडियम कौन सा, एयर है, और यहाँ पे कौन सा वाटर मीडियम है ना, तो वेलोसिटी भी तो अलग अलग होगी दोनों मीडियम में, ठीक है। दोनों मीडियम में वेलोसिटी भी तो अलग अलग होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या किया था अपन ने, टाइम लिखा था ना, ठीक है। तो t1 मतलब एयर मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट मीडियम में t1 और सेकेंड मीडियम में टाइम कितना लगेगा, b अपॉन v2, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये भी हटा दो यहाँ से, टोटल टाइम हो जाएगा आपका t1 प्लस t2। ये वेलोसिटी डिफरेंट है दोनों मीडियम में, इस कारण से इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो t1 प्लस t2 कितना है, d बाई v1 प्लस d बाई, सॉरी इस मीडियम में कितनी डिस्टेंस s1 और इस मीडियम में कितनी है s2 बाई v2, ठीक है। समझिए होंगे आप, s1 डिस्टेंस जिसमें ट्रेवल करी जिस मीडियम में, उसमें वेलोसिटी कितनी है, v1 है, ठीक है। और s2 ये s2 है, इसमें वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे क्या है
अरे अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स करते हैं तो म्यू इक्वल टू क्या लिखते थे यहाँ पे सी अपॉन V1, ठीक है, म्यू 1, और यहाँ पे कितना लिखते हैं म्यू 2 इक्वल टू सी अपॉन V2, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज होगी ना, तो देखो डिस्टेंस S2 जो डिस्टेंस इसमें ट्रेवल कर रही है उसमें वेलोसिटी कितनी है V2, ठीक है। अब दोनों पुट कर दो इसमें, t इक्वल टू टोटल टाइम T1 प्लस T2, ठीक है, कर दीजिए पुट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन V1 प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन V2, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दिए इसको, dt बाय dx इक्वल टू 0 कर दिए फॉर्मेट प्रिंसिपल से, क्या आएगा dy dx, पहले तो इसका कर देते हैं 1/v को बाहर कर दो, इसका कर देते हैं ना पहले a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फिर इसका कर देते 1/v2 को बाहर कर दो और dy dx, ठीक है। और ये रूट में हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा ना, ठीक है। अब फाइंड कीजिए इक्वल टू 0, अब फाइंड कीजिए इसमें से, यहाँ तो पता होगा आपको क्या आएगा, इसमें इसका आएगा आपका डेरिवेटिव 1/v1, ठीक है, 1/v1, इसका करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसका क्या आएगा, एक तो 1/2 हो जाएगा आगे रूट का और एक एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है, और इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट मतलब 1/2 माइनस 1, इसका होया काम। अगले का 1/v2, इसका कितना हो जाएगा, इसका भी ऐसे कर दो, पहले इसका कर दो 1/2 इंटू सी माइनस एक्स कर दो, इसका कितना हो जाएगा माइनस, पहले तो 2 हो जाएगा और सी माइनस एक्स और 2 माइनस 1 और इसमें फिर माइनस एक्स का होगा, माइनस एक्स का हो जाएगा -1, ठीक है, और इसका आ जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी माइनस, ऐसे लिख दो ना, ठीक है, अंदर ही ब्रैकेट है, स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, अब देखो इक्वल टू 0, अब 2 से 2 कटेगा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन 1/v1 इंटू अपॉन एक्स अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं अपन, यहाँ माइनस आएगा ना, ये जो माइनस है ना, माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो 1/v2 और ये हो जाएगा c माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 1 यहाँ पे v1 है, ठीक है, 1/v1, ये आएगा 1/v1 एक्स अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v2 सी माइनस एक्स अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो, ठीक है, ये वाला साइन आई के बराबर होगा और ये वाला साइन आर के बराबर होगा, चेक करें ये वाला साइन आई के बराबर है या नहीं, देखो उसमें देखते हैं। देखो ये वाली अगर डिस्टेंस x है यहाँ पर तो ये वाली डिस्टेंस भी x होगी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस x है तो यहाँ पे देखो साइन आई लगा दो, साइन आई कितना होगा, साइन आई कितना हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू हो जाएगा लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस मतलब लंब अपॉन कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पे मैंने बता चुका हूँ आपको, देखो लेंथ कितना है आपका x और अपॉन में कितना है, हाइपोटेनियस कितना है ये s1 और s1 की वैल्यू आपको पता ही x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम साइन आई लिख सकते हैं, x अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम साइन आई लिख सकते हैं ये,
इसको हम कितना लिखते हैं, साइन आई। इस प्रकार आप साइन आर को भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/v1 साइन आई इक्वल टू 1/v2 साइन। नमस्कार नमस्कार, एक मिनट रुको, हाँ थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, अब हम इसको हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2, हो गया ना फाइन। ये है स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमने फर्मी प्रिंसिपल से दोनों नियम को फाइंड आउट किया। तो हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है। कौन कौन से पढ़े हैं, हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं आज, और आपको पता कौन कौन से पढ़े हैं। ये फर्मी प्रिंसिपल में ये दोनों टॉपिक पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम ये दोनों पढ़ेंगे, ठीक। आई होप you understood this topic. Thank you.